हाय, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। हमने इससे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में जाना था, उसके कुछ उदाहरण समझे थे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कुछ अनुप्रयोग जानते हैं, कुछ ऐसे यंत्र जानते हैं जिनमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग कर प्रकाश की किरणों को हम 90 अंश पर प्रिज्म द्वारा 90 अंश पर और 180 अंश के कोण पर क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, वापस कर सकते हैं। किसकी सहायता से? प्रिज्म की सहायता से। यह केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही संभव है। किसके कारण संभव है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण संभव है। हम इसके लिए एक समद्विबाहु प्रिज्म लेंगे। क्या कहा हमने? प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरणों को नब्बे अंश या 180 अंश पर विचलित करना। क्या कहा हमने इसके लिए? इसके लिए हम कौन सा प्रिज्म लेने वाले हैं? समद्विबाहु त्रिभुज वाला लेने वाले हैं। इस समद्विबाहु त्रिभुज वाले, समद्विबाहु माने जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, अर्थात ऐसे त्रिभुज जिनके कोण 45 अंश, 90 अंश और 45 अंश हो। तो पहले हम प्रकाश किरणों को कितने अंश पर? 90 अंश के कोण पर क्या करने जा रहे हैं? विचलित। इसके लिए हमने एक प्रिज्म लिया। उस प्रिज्म को हम यहाँ बनाते हैं। ठीक है, समद्विबाहु प्रिज्म लेते हैं हम इसको। उतनी ही बड़ी भुजा दूसरी ले ली हमने इसकी, बिल्कुल 90 अंश के कोण पर होगी यह भुजा। ठीक है, इसको हम मिला दें तो यह जो त्रिभुज जो प्रिज्म बना, जिस समद्विबाहु प्रिज्म है, और इस समद्विबाहु प्रिज्म में यह कोण कितने अंश का है? 45 अंश का। यह कोण भी कितने अंश का है? 45 अंश का। लेकिन यह कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। इस प्रिज्म की दो भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। और एक जो दो भुजाएं बराबर हैं तो इन दोनों के कोण भी क्या है? बराबर। इस पर हम कोई प्रकाश की किरण क्या करते हैं? आपतित करते हैं। कांच जो है, कांच का अपवर्तनांक जो होता है 1.5 होता है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। इसके लिए आपतन कोण मीन्स क्रांतिक कोण 42 अंश होगा। ध्यान रखेंगे, फ्लिंट कांच की बात करें, इसके लिए अपवर्तनांक होता है 1.5। तो हमने यहाँ पर एक प्रिज्म लिया, फ्लिंट कांच का बना हुआ है, समद्विबाहु प्रिज्म है। इससे हम प्रकाश किरणों को कितने अंश के कोण पर विचलित कर रहे हैं? 90 अंश के कोण पर विचलित कर रहे हैं। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, और इसका क्रांतिक कोण कितने अंश? 42 अंश होता है। क्रांतिक कोण कितने अंश होता है? 42 अंश। हमने क्या कहा? इस पर कोई प्रकाश की किरण क्या की? आपतित की एक। ठीक है, पहली सतह पर लंबवत गिरी तो सीधी क्या हो जाएगी? निकल जाएगी, क्योंकि I बराबर क्या हो गया? R, यानी प्रकाश की किरण का इस सतह से कोई विचलन नहीं होगा। हम यहाँ क्या डाला? अभिलंब लिया, खींचा। किस चीज़ को खींचा हमने? यहाँ पर अभिलंब खींचा। यह कोण कितना होगा? यह कोण 45 होगा। यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या है? अधिक है। इसलिए यहाँ प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, क्योंकि पहले विरल से सघन में जा रहे थे। पहले ये क्या थी? विरल, और ये क्या है? सघन। और फिर अब सघन से कहाँ जा रहे हैं हम? विरल में जा रहे हैं। तो शर्त है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो इधर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यहाँ नहीं होगा।
यह कोण किससे ज़्यादा होना चाहिए? क्रांतिक आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? ज़्यादा। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है। कितने अंश है? 45 अंश है, जबकि इसका क्रांतिक कोण कितना है कांच का? 42 अंश है। तो यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो प्रकाश की किरण बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और उसी कोण पर क्या हो जाएगी? इस तरह से यह चली जाएगी, निकल गई। चूँकि परावर्तन का नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। इसी प्रकार हम इसी की एक किरण और खींच लेते हैं, बिल्कुल इसी के समांतर एक किरण और हमने आपतित की। पहली सतह से सीधी चली जाएगी, क्योंकि I बराबर R। यहाँ पर हम क्या खींचेंगे? अभिलंब खींचेंगे। प्रकाश की किरण क्या हुई? पूर्ण रूप से आंतरिक पूर्ण परावर्तन हो गया प्रकाश की किरण का। तो इस प्रकार से कहने का मतलब कितने अंश पर? प्रकाश की किरण का 90 अंश पर विचलन हुआ। कितने अंश के कोण पर विचलन हुआ? 90 अंश के कोण पर क्या हो गया? विचलन हो गया। कितने अंश के कोण पर? 90 अंश के कोण पर क्या हो गया? विचलन हो गया। अब चलते हैं हम प्रकाश की किरण को हम कितने अंश पर? 180 अंश के कोण पर। इसी प्रिज्म को हम इस तरीके से यूज कर लें। यह भुजा इस भुजा के क्या हो गई? बराबर। यह कोण कितने अंश का हो गया? 45 अंश। ये वाला भी कोण कितने अंश हो गया? 45। लेकिन ये कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। यानी समद्विबाहु समकोणिक समद्विबाहु त्रिभुज है, प्रिज्म की भांति है, कांच का बना हुआ है। अब इस पर हमने कोई प्रकाश की किरण इस सतह पर क्या की? आपतित की। ठीक है। वही यहाँ पर लंबवत गिर रही है और यहाँ विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण सीधी, लेकिन यह माध्यम कैसा है? सघन। जब सघन से विरल में जाना है तो हमने देखा कि यहाँ पर इस सतह पर आपतन कोण अगर हम अभिलंब डालते हैं तो यह कोण कितने अंश का होगा? 45 अंश का होगा। तो प्रकाश की किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगी और इसी माध्यम में क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। कन्फर्म? इधर ही लौट गई। यहाँ भी वही क्रिया 45 अंश का कोण होगा है। जब 45 होगा तो प्रकाश की किरण का पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और प्रकाश की किरण उसी वहीं से उसी बिंदु से क्या हो जाएगी? पूर्ण आंतरिक क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देख रहे हो ए, पहले यहाँ पे हमने कितने अंश पर? ए थी, ये बी थी, ये आ गई अपनी ए और ये हो गई बी। यहाँ कितने अंश पर विचलन हुआ? 90। यहाँ ए जो थी वो ए किरण ए हो गई। अब देखें हम एक किरण और इस पर हम आपतित करते हैं। हमने एक किरण और आपतित की, बी किरण। यहाँ क्या होगा? अभिलंब होगा। वही क्रिया 45 अंश जो कि 42 अंश से क्या है? ज़्यादा है। तो इस स्थान पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ अभिलंब डालेंगे। वही क्रिया 45 अंश जो कि 42 अंश से क्या है? ज़्यादा है। जब 42 अंश से ज़्यादा है तो पुनः यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा प्रकाश की किरण का और प्रकाश की किरण इस तरह से लौट जाएगी। अर्थात यह किरण आ गई वी। ये क्या हो गया? कितने अंश पर? किरण 180 अंश पर विचलन हुआ। कितने अंश पर विचलन हो गया? 180 अंश पर विचलन हो गया। अब हम प्रकाश की किरण को उत्क्रम करना चाहते हैं। उत्क्रम मतलब नीचे की जो किरण है ऊपर, और ऊपर की किरण क्या है? नीचे पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए प्रिज्म का एक और विशेष रूप, अगर पूछा जाए कि 90 अंश पर विचलन दिखाइए तो हम इस चित्र को रिप्रेजेंट करेंगे। 180 अंश पर विचलन बताना है तो हम इस चित्र को प्रदर्शित करेंगे अपनी कॉपी में। यदि हमसे कहा जाए प्रकाश की किरण को उत्क्रम क्रम पर विचलित कीजिए,
परिवर्तित कीजिए। चलिए देखते हैं उससे भी। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज प्रिज्म चाहिए। समद्विबाहु प्रिज्म के लिए हमने इस तरह से इस आकृति को ले लिया। एंगल कितने अंश का हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है, ये क्या हो बन गया, ये समद्विबाहु प्रिज्म तैयार हो गया। ये ठीक है, ये समद्विबाहु प्रिज्म है। इसमें हम प्रकाश की किरण इस स्थान पर हमने क्या की, पहली आपतित की। यह प्रकाश की किरण ए है, इसको हमने नाम दिया ए, आपतित प्रकाश की किरण। यह एंगल कितने अंश का है, 45 अंश का है। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, कौन से माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम में। अभिलंब डाला जाएगा, यहाँ पर तल के लंबवत होगा और यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। और अभिलंब की ओर जब झुकेगी मीन्स ये वाला कोण बिल्कुल ठीक कितने अंश है, 45 अंश। तो ये लंब होती हुई बिल्कुल ठीक इसके समांतर लंब पर चली जाएगी। इस तरह से गिरेगी, ये यहाँ पहुँची। यहाँ हम क्या डालेंगे, अभिलंब डालेंगे। और अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहती है, तो कौन सा घटना हो सकती, क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण है। यह कोण कितने अंश का है, 45 अंश, जिसका मान क्रांतिक कोण से क्या है, अधिक है। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण उसी माध्यम में उसी कोण पर क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ये क्या होगा, पूर्ण आंतरिक पर अभिलंब डाला और ये पुनः मुख अक्ष के क्या हो गई, मतलब जैसी थी वैसी ही। ये बात पहली चीज ध्यान रखेंगे। पहले ये 45 अंश पर 90 अंश पर विचलित हुई, फिर यहाँ पर ये गिरी हमने 45 अंश। चूँकि सघन से विरल, पहले विरल से सघन जा रहे थे इसलिए अंदर प्रवेश कर गई, अब सघन से विरल जा रहे हैं तो ये प्रवेश नहीं कर पाई विरल माध्यम में। यहाँ पर इसका क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और ये निकल आई। अब देखें दूसरी किरण के बारे में। दूसरी किरण हमने बी ली, बी किरण ली। प्रकाश की किरण यहाँ से अपवर्तित हुई और अपवर्तित होकर इस बिंदु पर आकर इस तरह से जाएगी। यहाँ क्या डालेंगे हम, अभिलंब। यहाँ भी अभिलंब आया था, अभिलंब इसी रेखा पर आता है। ठीक है ना, ये कोण 45 अंश है और जो कि क्रांतिक कोण 42 अंश से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और प्रकाश की किरण 45 अंश के कोण पर ही परावर्तित होगी और इस बिंदु पर यहाँ वही चीज़। फिर अब क्या है, सघन से क्या है, विरल में जा रहे हैं और कोण का मान जो है 0 है, तो वह सीधी बिल्कुल क्या हो जाएगी, निकल जाएगी बी। देख रहे हैं ए थे वो नीचे पहुंच गया, जो बी था वो ऊपर पहुंच गया, उत्क्रम हो गया, तरंगों का उत्क्रमण हो गया। तो इस प्रकार से हम प्रिज्म को प्रयोग कर सकते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरणों को 90 अंश पर 180 अंश पर विचलित किया जा सकता है, साथ साथ इन्हें उत्क्रम भी किया जा सकता है। आइए इसका एक और उपयोग जानते हैं, प्रकाशिक तंतु। चलिए अब चलते हैं हम आगे की ओर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग चल रहे थे, इसी के अंतर्गत एक अनुप्रयोग और समझते हैं। इस यंत्र का नाम है प्रकाशिक तंतु। ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसको सबने देखा है। हम जाते हैं गिफ्ट सेंटर की दुकान पर, एक पॉट होता है, उस पर बहुत सारे रेशे होते हैं, वो घूमता है गोल गोल और चमकते हैं। उसी ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं। इस ऑप्टिकल फाइबर बनता कैसे, इसको समझें। क्या है ऑप्टिकल फाइबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा, कौन सी घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना ऊर्जा क्षय के पहुंचा सकती है।
किसी प्रकाश या तरंग को ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से किसी तरंग या प्रकाश तरंग को बिना ऊर्जा क्षय के एक स्थान से कहाँ पहुँचा सकते हैं, दूसरे स्थान पर क्या किया जा सकता है, पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें बात करें यह कैसे बनी हुई है, इसकी हम रचना समझें। इसमें क्या होता है, संयुक्त कांच या क्वार्ट्ज, क्या वर्ड कहे हमने, संयुक्त कांच मिक्स करके बनाया गया या क्वार्ट्ज, इनका अपवर्तनांक जो होगा 1.7 के आसपास होगा। संयुक्त कांच या क्वार्ट्ज की बनी एक क्या होती है, रॉड होती है, एक क्रॉड होती है, जिसे हम कहें एक तंतु होता है। यह जो तंतु है, यह तंतु किस चीज़ का बना हुआ है, संयुक्त कांच या क्वार्ट्ज का बना है, जिसका अपवर्तनांक 1.7 लिया और यह एक क्रॉड कहलाएगी। ये क्या है, क्रॉड, इसे हमने क्या कहा, क्रॉड। ठीक है ना, ये एक क्रॉड हो गई, कांच की, संयुक्त कांच या क्वार्ट्ज की बनी है। ऐसा कांच लिया जिसका अपवर्तनांक 1.7 के आसपास है, इसकी त्रिज्या 10⁻⁻6, इस क्रॉड की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻6 मीटर की होती है, यानी 1 माइक्रोन के आसपास इसकी जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻6 मीटर, अर्थात कितने माइक्रोन, 1 माइक्रोन के आसपास होती है। ठीक है, अब इसके ऊपर कम अपवर्तनांक वाले पदार्थों का लेप कर देते हैं। इसके ऊपर जो लेप है वो कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का है, कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, लेप कर दिया। कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का लेप, जैसे कांच, यह क्या है, कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का लेप है, मीन्स इसे अपन बोलते हैं आच्छादक, मीन्स क्या बोलते हैं, आच्छाद, आच्छाद यानी क्लैडिंग बोला जाता है, क्लैडिंग, लेप कर दिया। इस लेप काय का है, ये कांच का है, और ऐसे कांच का जिसका अपवर्तनांक कम है। अपवर्तनांक कितना है, इसका अपवर्तनांक है 1.5। क्या देख रहे हैं, अंदर वाले पदार्थ जो क्रॉड बनाई उसका अपवर्तनांक है 1.7, और बाहर जो हमने लेप किया, इसके ऊपर जो लेप किया, जो ये लेप, इस लेप को हम थोड़ा सा पॉइंट आउट कर देते हैं जिससे स्पष्ट रहे। जी हमने किसका, कांच का लेप किया, जिसका अपवर्तनांक क्रॉड के अपवर्तनांक से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या, अंदर वाला हो जाएगा सघन माध्यम, और यह लेप जो है जिसे हमने अधिपटन भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, अधिपटन, आच्छाद या क्लैडिंग जो है वो कम अपवर्तनांक का होना चाहिए। तो अंदर वाला हो जाएगा सघन माध्यम और यह लेप हो जाएगा विरल माध्यम। अब इसकी सुरक्षा के लिए इसके ऊपर हम प्लास्टिक का खोल चढ़ा देते हैं। यह किसका है, प्लास्टिक का खोल। प्लास्टिक का आवरण चला दिया जिससे यह टूटे ना, सुरक्षित बची रहे। ये प्लास्टिक का क्या चढ़ाया हमने, इस पर आवरण चढ़ाया, मीन्स एक कवर चढ़ा दिया, खोल चढ़ा दिया। कितनी सतह बन गई, इसमें 3 चीज़ें लगी हमारी। सबसे पहले में हमने क्या किया, एक क्वार्ट्ज का तंतु लिया जिसे हमने फाइबर कहा यानी क्रॉड कहा। इसकी त्रिज्या 10⁻⁻6 मीटर के नज़दीक होती है, माइक्रोन के आसपास। इसका अपवर्तनांक 1.7 यानी क्रॉड का अपवर्तनांक ज़्यादा है कि अधिपटन के अपवर्तनांक से। ठीक है, उसके ऊपर हमने कांच की परत लेपन किया जो कि जिसका अपवर्तनांक क्या है, क्रॉड के अपवर्तनांक से कम। इन दोनों की सुरक्षा के लिए ऊपर हमने क्या, प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया। या रबड़ का कवर चढ़ा दिया। इस प्रकार बनी इसे पूरा जो बना ये तंतु, यह तंतु क्या कहलाएगा हमारा, ऑप्टिकल फाइबर। अब होने वाला क्या है, कैसे काम करता है इसे समझें।
जब इसमें कोई प्रकाश की किरण इस ऑप्टिकल फाइबर पर क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण पर आपतित होती है, किस कोण से? क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण पर आपतित होती है, तो यह अंदर का माध्यम क्या है? सघन। इसके बाहर जो लेप है वो क्या है? विरल। प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है। यदि आपतन का कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो तो ऐसे में प्रकाश की किरण का क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। अब यहाँ गिरेगी, यहाँ भी वही चीज़, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा है तो प्रकाश की किरण का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के होने के कारण यह प्रकाश की किरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगी? बिना क्षय हुए चली जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऊर्जा की हानि नहीं होती है। ठीक है ना। क्वार्ट्ज में सिलिकॉन की नली बना ले क्वार्ट्ज की जगह, तो 1 किलोमीटर पर 95% प्रकाश की तरंगें 1 किलोमीटर पर चली गई बिना क्षय, केवल 5% का लॉस हुआ चलने में, बाकी पूर्णतः लगभग अधिकांश ऊर्जा 1 किलोमीटर दूरी पर तरंग चली गई। इस प्रकार ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग हम तरंगों के संचरण के लिए कर सकते हैं। उपयोग वाली बात आती है तो इसके उपयोग में सजावट के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हमने कहा एक गिफ्ट की दुकान पर एक पॉट मिलता है जिस पर बहुत सारे बाल से रेशे से लगे होते हैं, नीचे एक एलईडी लगी होती है। जब हम उस एलईडी को जला देते हैं तो प्रत्येक रेशा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और एक सुंदर फूल के रूप में या पौधे के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग हम सजावट के लिए प्रयोग कर सकते हैं। एक दूसरी चिकित्सा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? बात उठती है एंड्रोस्कोपी की सहायता से। कौन सा? एंड्रोस्कोपी के लिए। किस लिए प्रयोग कर सकते हैं हम? एंड्रोस्कोपी के लिए। एंड्रोस्कोपी में क्या होता है? आंतों के अंदर की हमें क्या करना है? चीज़ों को देखना है। उसके लिए हम एक ऑप्टिकल फाइबर बॉडी में मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा हम शरीर में पहुंचाते हैं। वह अंदर से कैमरा लगा होता है उस ऑप्टिकल फाइबर के छोटे सिरे पर, वो अंदर की पूरी फोटो और पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा तरंगों को बाहर तक पहुंचा देती है। हम उसे अपने कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि पर देख सकते हैं। तो अंदर बॉडी के अंदर का प्रयोग हम इस प्रकाशिक तंतु से अंगों को देख सकते हैं, आंतरिक बनावट देख सकते हैं। ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सबसे बड़ा उपयोग दूरसंचार क्षेत्र में भी किया जा रहा है। पहले हम तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए तार का प्रयोग करते थे। अब उस तार की जगह पर, उस तार में जब तरंग जाती थी तो ऊर्जा की क्या होती थी? हानि। आज हम उस तार की जगह हम ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करते हैं जिसमें ऊर्जा की हानि कम होती है, तो हमारी तरंग ज़्यादा स्पष्ट दूसरे स्थान पर पहुंचेगी और संचार अच्छा होगा। इस प्रकार से इसका प्रयोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन जाना, क्रांतिक कोण जाना इसमें। इसके बाद हमने उसके कुछ उदाहरण जाने थे, 2 अनुप्रयोग भी समझे कि सब पूर्ण आंतरिक इन्हें अच्छी तरह तैयार करें। नीचे से डाउनलोड कर लें लिंक से नोट्स और तैयार कर लें। ओके, नमस्ते, थैंक यू।